नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वेल्थ क्रिएशन टिप्स बेस्ड शेयर मार्केट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की वीडियो मैं रियली वेल्थ क्रिएशन से ही लेकर आया हूँ कि स्टॉक मार्केट के थ्रू जो वेल्थ क्रिएशन हमें करनी चाहिए क्या हम कर रहे हैं, कौन लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे हमने पीछे 2-3 वीडियो में बात की कि स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है टू इन्वेस्ट इन अदर्स बिजनेस और हम उसके पार्टनर बन जाते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग की वीडियो जरूर देखो, मैंने उसमें आपको बेसिक से समझाया है। फिर मैंने एक वीडियो में आपको निफ्टी की 50 कंपनियों की बात की थी और उसमें हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन की भी बात की थी। 3.75 ट्रिलियन के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब एनएसई पर जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं उनके शेयर्स की वैल्यू। इंडिया की भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है जिससे वर्ल्ड में रैंकिंग आती है, हम 5th नंबर पर हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट भी इंक्लूड होती है। अभी अडानी जी की खबर आई तो उनकी भी शेयर्स के प्राइस बढ़े तो उनकी भी वेल्थ बढ़ी, वर्ल्ड में 15th नंबर की रैंकिंग आ गई उनकी। अब ये जो रैंकिंग चेंज हो रही है, इतना पैसा ट्रिलियंस में है, स्टॉक मार्केट में डेली 3 to 4 लाख करोड़ की टर्नओवर हो रही है और 2 दिन के अंदर सारी सेटलमेंट हो रही है। बायर को शेयर्स मिल रहे हैं, सेलर को पैसा मिल रहा है विद इन 2 डेज। अब इतने बड़े समुंदर जो पैसे का ओशन है उसके पास हम बैठे हैं, हम क्या रियली उस वेल्थ का फायदा उठा पा रहे हैं जो वेल्थ बढ़ रही है? और कौन उठा रहा है इसमें? हम इन्वेस्टर्स हैं। तो इन्वेस्टर्स के टाइप कितने हैं मैं आपको बताऊं। इन्वेस्टर के आप नाम सुनते हो कि कौन कौन लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। एक तो हम हुए इंडिविजुअल्स, जो 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्ट करते हैं उनको रिटेल इंडिविजुअल बोला जाता है, और जो 2 लाख से ज्यादा बोलते हैं उनको एनआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोला जाता है। फिर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये लोग भी यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। बाकी और भी इन्वेस्टर्स हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं जो इन्वेस्ट करती हैं, कुछ गवर्नमेंट के फंड भी यहां पर आते हैं। इवन आप जो पीपीएफ में पैसा लगाते हो वो भी यहां पर आता है। हम एलआईसी की पॉलिसी ले रहे हैं तो एलआईसी भी यहाँ इन्वेस्ट करती है। और आज के वीडियो में मैं एक पूरी स्लाइड लेकर आया हूं जो आपको यही जगाने वाली है। आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा मैं जगाना चाह रहा हूं कि क्या जो हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो राइट वे में कर रहे हैं। हम एफडी में भी पैसा लगा रहे हैं, हम पीपीएफ में भी डाल रहे हैं, एलआईसी में भी डाल रहे हैं, शेयर्स में भी डाल रहे हैं, तो कितना डाल रहे हैं, क्या वो राइट पोर्शन है? हम क्यों नहीं वहां पर डाल रहे? लैक ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस हो सकता है, या हमने पहले नुकसान किए हैं तो हमें डर लग गया। हमने नुकसान किए हैं उसका भी कारण है क्योंकि हमने विदाउट लर्निंग काम किया है, विदाउट स्टडी काम किया है। अब अगर लर्न करके काम करें या हम सिंपल कुछ एक स्ट्रेटजी बनाएं जिससे हमारी वेल्थ क्रिएशन हो। देखो, आप एफडी कराते हो, एलआईसी की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, वो एलआईसी की इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस पर्पस के लिए ठीक है कि अनफॉर्सीन इवेंट में हमें वो पैसा हमारी फैमिली को मिलेगा, बट वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो करते हैं इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक प्लान, जितनी रिटर्न आती है उसको इन्फ्लेशन उतना बीट कर देता है। वो पैसे की वैल्यू हमारी उतनी ही मिलती है जो हमने दिया था। सेम एफडी के साथ हो रहा है। आप 5-7 साल की एफडी करा लो, बाद में जितने पैसे निकालोगे उतनी महंगाई बढ़ चुकी होगी, इन्फ्लेशन बढ़ चुका होगा। तो रियल वेल्थ क्रिएशन तो स्टॉक मार्केट से होगी या एक व्यापार से होगी, बिजनेस से होगी। अब हम खुद बिजनेस कर रहे हैं अपना तो ठीक है, बट हम अगर किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं वहां से भी तो हमें वेल्थ क्रिएशन का फायदा मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एक्चुअली में तो हम दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके हिस्सेदार बन रहे हैं। हमने रिलायंस के शेयर लिए, टीसीएस के लिए, अडानी ग्रुप के लिए, तो हमने उनके बिजनेस में पैसा डाला, हम उनके पार्टनर बन गए, शेयर होल्डर बन गए। उनकी ग्रोथ में हमारी ग्रोथ है, बट हम इस सोच को ही नहीं लेकर चलते, हम ट्रेडिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। 5% आ जाए, 10% आ जाए। पर बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर कौन है? म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड, ये लोग भी तो हमारे पैसे को ही तो यहां लगा रहे हैं। तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहे यहां पर, क्यों डरते हैं हम आने में? तो हमारा, और यह हमने इतना कम पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बाकी मेजोरिटी हमने उन इंस्ट्रूमेंट में डाल दी है जो हमें रियल हमारे पैसे को रिटर्न ही नहीं दे पा रहे।
अब स्टॉक मार्केट एनएससी के डाटा के हिसाब से जब से एनएससी निफ्टी लॉन्च हुआ है तो एवरेज 12 to 13% पर एनम की रिटर्न दे रहा है, वो हमें कहीं भी नहीं मिल रही। और 12 to 13% तो इंडेक्स है, तो कंपनियों ने तो रिटर्न उससे ज़्यादा दी है, पर हम क्यों नहीं उस ज़्यादा रिटर्न का फ़ायदा उठा पा रहे, और कौन उठाकर ले जा रहा है, आइए एक बार देखते हैं। और पहले किस्मत डेस्टिनी वर्ड से हमें बाहर आना पड़ेगा। इस धरती पर पैसा बाद में बना है, इंसान पहले आया है। सोना चांदी बाद में बना है, इंसान पहले आया है। और पहले कॉइन्स आए, सोना चांदी आया, फिर करेंसी आई। ये तो एक मोड ऑफ एक्सचेंज है। अगर मैं एक जॉब में कमा रहा हूँ 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए महीना, तो मैं ज़्यादा क्यों नहीं कमा सकता? मैं बिजनेस कर रहा हूँ, थोड़ा कमा रहा हूँ, तो ज़्यादा क्यों नहीं कर सकता? और मैं जब ज़्यादा नहीं कमा पाता या दूसरे को कमा के देखता हूँ, तो मैं अपने आप को एक तसल्ली दे देता हूँ कि मेरी किस्मत में ही इतना होगा। बट अगर एक आदमी विलेज में है, उसके पास 10-20 लाख रुपए पड़े हैं, 10-20 लाख रुपीस उसके पास हैं, तो विलेज में वो एक अमीर माना जा सकता है। बट अगर उसको दिल्ली, बॉम्बे जैसी सिटी में भेज दो तो 10-20 लाख वाले की कोई यहाँ पर औकात है? तो वो 10-20 लाख एक छोटी सिटी, छोटे गांव में उसको वो एक रिच पर्सन बोल सकती है, बट एक बड़ी सिटी में उसको रिच नहीं बोला जा सकता। और यहां पर अगर हम 1 करोड़ लेकर बैठे हैं और न्यूयॉर्क सिटी में चले जाएं, तो शायद हम वहां रिच नहीं कहलाएंगे। तो पैसा पैरामीटर नहीं है हमारी रिचनेस का, और ये किस्मत से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग पार्ट है। तो ये कभी मैं आपको अलग से उसको माइंड मैनेजमेंट के पार्ट में लेके चलूंगा, तो उसका लेक्चर अलग से दूंगा। बट अभी हम आते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन कैसे करें, क्या हम सही फायदा उठा पा रहे हैं, और बाकी लोग कौन हैं जो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। आइए देखते हैं एक बार। देखिए, ये मैंने एक स्लाइड तैयार की है, बहुत मेहनत की है। निफ्टी की 50 कंपनियां, 50 कंपनीज की मैंने वीडियो दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वो जरूर देख लीजिए कि निफ्टी 50 को अप डाउन कौन करता है। तो निफ्टी की मैंने 50 कंपनीज यहां पर ली हैं, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का डेटा है ये डेटा है कि उन कंपनीज में किसने कितने शेयर ले रखे हैं। ये क्वार्टरली अपडेट होता है, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को भेजना पड़ता है, हर कंपनी को। रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, अब ये क्वार्टर खत्म हुआ दिसंबर का, तो जनवरी में रिजल्ट आएंगे। तो क्वार्टर खत्म होने के विद इन 21 डेज, ये सेबी की रेगुलेशन है कि विद इन 21 डेज उनको ये डेटा भेजना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को कि हमारी कंपनी में प्रमोटर ने कितने शेयर ले रखे हैं, पब्लिक ने कितने ले रखे हैं। अब 2 कैटेगरी हो गई, प्रमोटर एंड पब्लिक। फिर पब्लिक में से म्यूचुअल फंड के कितने हैं, इंश्योरेंस कंपनी के कितने हैं, फॉरेन इन्वेस्टर के कितने हैं, आम जनता के कितने हैं। ये डेटा अवेलेबल रहता है एनएससी बीएससी की साइट पर। मैंने उस सबको मेहनत करके कंपाइलेशन की, उसमें ये फिल्ट्रेशन की कि किसने कितने शेयर ले रखे हैं और रियल वेल्थ उन कंपनियों का फायदा कौन उठा रहा है। तो इस डेटा में मैं आपको यही शो करने वाला हूं, जिससे हमें ये समझ पाएंगे कि हम क्या राइट पोर्शन अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, या कहीं हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, या कहीं गलत तो नहीं हम उसको यूज कर रहे हैं, या हम जो LIC FD में PPF में पैसा डालते चले जाते हैं क्या वो सही कर रहे हैं। यहां से आपको शायद उसका आंसर मिल पाएगा। ध्यान से देखना इस वीडियो को। देखो, ये फर्स्ट कंपनी है अडानी पोर्ट, अपोलो, एशियन पेंट, एक्सिस, ये 50 कंपनीज की लिस्ट है, विप्रो तक। ये टॉप 50 कंपनीज हैं। अब किस कंपनी में, अब ये लास्ट क्वार्टर हमारा क्लोज अभी तो दिसंबर हुआ है, पर अभी इनकी लिस्ट नहीं आई होगी। तो ये सितंबर का मैंने डेटा लिया है, 30 सितंबर तक इन कंपनियों में किसने कितने शेयर ले रखे थे, ये अवेलेबल है स्टॉक एक्सचेंज पर, हर कंपनी को देना पड़ता है। तो ये अक्टूबर में लिस्ट अपडेट हुई होगी अप टू 30 दिसंबर। तो अडानी एंटरप्राइजेस जो अराउंड 3000 का शेयर चल रहा है, उसमें 72.61% प्रमोटर्स का स्टेक है, और ये जितना 75% मैक्सिमम हो सकता है। ये भी सेबी का लॉ है कि प्रमोटर का एक जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है, तो प्रमोटर 75% से ज्यादा शेयर अपने पास नहीं रख सकता। उसका कारण आता है कि वोटिंग पावर का स्टेक आ जाता है, स्टॉक मैनिपुलेशन का कारण आ जाता है कि सारा कंट्रोल प्रमोटर के पास आ जाएगा।
तो वो कंपनी लॉ का मैटर है, उसको मैं यहाँ पर नहीं ला रहा, बट आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर का स्टेक 75% से ज़्यादा नहीं हो सकता एक्सेप्ट फ्यू सर्कमस्टांसेस। उसके बाद पब्लिक होल्डिंग जितनी बची 72.161, मतलब जितने टोटल शेयर हैं उसका 72.61% प्रमोटर के पास है, तो 27.39% पब्लिक के पास रह गया। इसमें से अब मेरा डेटा ये है कि इस पब्लिक होल्डिंग में हम प्रमोटर होल्डिंग को तो अब हटा दें। हाँ, प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज्यादा अच्छी है उतना ज्यादा बेटर कंपनी मानी जाती है कि प्रमोटर का अपना भरोसा है। और ये प्रमोटर होल्डिंग बनाई ही इसीलिए गई है कि आप हर क्वार्टर में इसको चेक कर पाओ। अब जैसे ये सितंबर तक की है तो जनवरी में फिर अपडेट होएगी, तो अगर मान लो ये 72% से 65 या 70 रह गई है, इट मींस प्रमोटर अपने शेयर बेच रहा है। दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन कि प्रमोटर अपना शेयर बेच रहा है, क्योंकि कंपनी में गड़बड़ होगी तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? प्रमोटर को। तो ये वन ऑफ द की है टू स्टडी द कंपनी, हाउ टू स्टडी द कंपनी, हाउ टू एनालाइज द कंपनी। अगर प्रमोटर रिड्यूस कर रहा है अपना स्टेक, मतलब गड़बड़ है, या प्रमोटर इसके अगेंस्ट लोन लेकर बैठा है, ये भी यहां पर लिस्ट होती है साइट पर कि प्रमोटर ने अगर अपनी होल्डिंग पर ज्यादा लोन ले रखे हैं, वो भी अच्छी सिचुएशन नहीं है। हम शेयर्स प्लेज करके लोन ले लेते हैं, तो प्लेज शेयर्स की भी लिस्ट आती है कि कितना लोन लिया हुआ है, वो भी एक अच्छा सिग्नल नहीं होता। तो यहां पर 72% लास्ट क्वार्टर में था, अब जनवरी में दोबारा अपडेट होगा ये। तो बड़ी कंपनियों में नॉर्मली यही रहता है, ये लोग आसानी से अपना शेयर नहीं बेचते। मैक्सिमम 75 हो सकता था, अडानीज ने 72.61 ले रखा है, अलग अलग नामों में लिया होगा। अब बाकी जो 27% है पब्लिक के पास उसमें 11% फॉरेन इन्वेस्टर ने ले रखा है। ऑलमोस्ट 1/3 से ज्यादा 30% के करीब फॉरेन इन्वेस्टर ने ले रखा है। अब मुझे ये बताओ, ये फॉरेन इन्वेस्टर 7 समुंदर पार से यहां पर आकर अडानी के शेयर ले रहा है, और हम कितने ले रहे हैं उस पर देखते हैं। मतलब फॉरेन कंपनी ने 11% स्टेक ले रखा है, 10% से ज्यादा टोटल अगर शेयर होल्डिंग बोलूं प्रमोटर और इसकी, तो 10%, 11% फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। अब 1% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 1.35। इंश्योरेंस कंपनीज ने 4.26 ले रखा है, जिसमें से सारा का सारा LIC के पास है। अब मजे की बात देखना, 4.26% LIC के पास है शेयर। LIC के पास पैसा कहां से आया? हमने दिया। हमारे प्रीमियम से LIC क्या कर रहा है? शेयर मार्केट में भी पैसा लगा रहा है। आपको मालूम है ये 4.2 कितनी वैल्यू बन जाएगी? मैं आपको वो भी एक शीट दिखाता हूं, वो भी देखना जरूरी है हमारे लिए। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये 4.26%, 4,85,00,000 शेयर्स हैं अडानी एंटरप्राइजेस में। LIC के 4,85,00,000 शेयर्स हैं। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले ये 2900 रुपीज रेट था। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 1.4 लाख करोड़ के शेयर हैं LIC के पास। अभी मैं इस पे वर्क कर रहा हूं तो इसलिए मैंने इस शीट को ज्यादा आपको नहीं दिखाया, बट हम अपनी ओरिजिनल शीट पर आते हैं एक बार। तो LIC ने 4.26% शेयर्स ले रखे हैं। अगर ये बेच दे तो 1.4 लाख करोड़ की वैल्यू के शेयर हैं LIC के पास। सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा हूं मैं अभी। हम लोगों के कितने हैं इंडिविजुअल्स के? 1.96%, मतलब हार्डली 2% शेयर हमने डायरेक्टली ले रखे हैं। मतलब हमसे ज्यादा फॉरेनर को भरोसा है हमारी कंपनी में, म्यूचुअल फंड लगा रहा है, LIC लगा रही है,
आम जनता नहीं लगा रही। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? पेनी स्टॉक बता दो सर, छोटे स्टॉक बता दो। और ये लोग भी शुरू से लेकर बैठे होंगे। अब LIC का शेयर क्यों नहीं चलता? क्योंकि LIC की वर्थ तो बढ़ रही है, बट LIC जब तक इसको बेचेगी नहीं तो कैश उसके हाथ में ही नहीं आएगा। LIC ने हमसे पैसा लेकर लगा रखा है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। हमारा PPF का पैसा भी यहां पर आता है, EPF का भी आता है, सब फंडों का पैसा स्टॉक मार्केट में आता है। अभी तो मैंने एक ब्रॉड पिक्चर बनाई है आपके लिए। मैं आपको इस स्लाइड से यह दिखाना चाह रहा हूं कि हम आम जनता क्यों नहीं इसका फायदा उठा रही, हम क्यों नहीं यहां राइट इन्वेस्टमेंट करते। अब दूसरी एग्जांपल, अडानी पोर्ट्स 65% प्रमोटर के पास है, तो अराउंड 35% के करीब पब्लिक के पास हो गया, जिसमें से अगेन 12% फॉरेनर्स लेकर बैठे। मतलब अडानी की दोनों कंपनियों में 10% से ज्यादा स्टेक फॉरेनर्स का है। म्यूचुअल फंड्स के पास 3.56 है, अगेन पैसा हमारा ही है वो। इंश्योरेंस कंपनीज 9.5%। अब आप जितनी भी इंश्योरेंस ले रहे हो, पैसा कहां जा रहा है? स्टॉक मार्केट में जा रहा है। और 9.5 में से LIC ने ही कितने ले रखे हैं? 9। मतलब ये टोटल फिगर है, इसमें से LIC ये है, मतलब 9.51 टोटल इंश्योरेंस कंपनी, बाकी इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, बट जिसमें से 9% LIC लेकर बैठी है, और हम लोगों ने ले रखे हैं ओनली 4.72%। और अगर LIC इस अडानी पोर्ट्स के शेयर को बेचने पर आ जाए तो कितना पैसा LIC को मिलेगा? ये देखिए, ये LIC के 9.7% हैं, तो टोटल शेयर बनते हैं 19 करोड़ 59 लाख समथिंग। 1070 के आसपास रेट था 2 जनवरी को, तो 2 लाख करोड़ के ये शेयर हैं। अभी मैंने सिर्फ 2 कंपनियों की बनाई है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम लगता है एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने में और एक एक चीज सर्च करने में। तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दोगे आप, तो मैं आपका अगर इंटरेस्ट आएगा इन चीज़ों में, तो मैं ऐसा डेटा ऐसा जरूर लेकर आता रहूँगा। ये आपके कमेंट्स और लाइक्स ही मुझे बताएंगे कि आपको ये अच्छी लग रही है कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक्चुअल में ये वीडियो आपको जगाने के लिए है। आई वॉन्ट टू अवेक यू कि जागो, अपने पैसे को राइट इन्वेस्ट करो, वाइजली इन्वेस्ट करो। एक फॉरेनर इन कंपनियों में भरोसा कर रहा है और हम नहीं कर रहे। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल, सब जानते हैं व्हाट इज अपोलो हॉस्पिटल। आपने अपोलो हॉस्पिटल का शेयर ले लिया, यू आर अ पार्टनर ऑफ दैट कंपनी, अपोलो हॉस्पिटल के हिस्सेदार हो आप। अब जितने मरीजों का इलाज हो रहा है, जो इनकम हो रही है, वो आपके पास आ रही है। आपको डॉक्टर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, आप नर्सिंग होम हॉस्पिटल नहीं चला सकते, नहीं ले सकते, आप ऐसी कंपनी के शेयर लो ना। अब देखो, इसमें 29% प्रमोटर के पास है, 70% आम जनता के पास है, पर 43% फॉरेनर्स ने। मतलब इस 70 में से 43 लगा लो, या इस टोटल का 43, ऑलमोस्ट आधे के करीब पैसा अपोलो हॉस्पिटल में फॉरेनर का लगा हुआ है। फिर बोलूंगा, एक फिरंगी, एक फॉरेनर हमारी कंपनी में भरोसा कर रहा है, हम नहीं करते। 13% म्यूचुअल फंड, 4.28 इंश्योरेंस कंपनी, उसमें से 1.49 LIC का। हम लोगों का कितना है? ओनली 4%। मतलब डायरेक्ट हम नहीं लगा रहे, हम LIC पॉलिसी ले रहे हैं, PPF में डाल रहे हैं, वो लोग वहां लगा रहे हैं। अब उसकी रिटर्न हमें क्यों नहीं आ रही? कि भाई LIC ने वहां पैसा लगा दिया, LIC पहले कमाएगा, अपने एम्प्लॉयज को खर्चा देगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा निकालेगा, अपने एजेंट्स को कमीशंस देगा, उसके बाद हमें कुछ मिलेगा। और LIC को हमने पैसा शेयर बाजार में लगाने के लिए तो दिया ही नहीं है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स को दिया है, म्यूचुअल फंड्स अपना खर्चा काट के देते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न ज्यादा आती है रेदर देन LIC पॉलिसी। मैं LIC पॉलिसी को बुरा नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूं इंश्योरेंस उतनी होनी चाहिए जितनी जरूरत है। उसको इन्वेस्टमेंट टूल यूज मत कीजिए आप। आपको वो करना है तो बेटर है निफ्टी की 50 कंपनीज में आ जाइए आप। और अभी निफ्टी 20 पे भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा मैं। आप 50 कंपनियों के शेयर खरीद लो, नहीं खरीद सकते तो और भी ऑप्शंस हमारे पास हैं। अगली कंपनी एशियन पेंट्स। पेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। प्रॉपर्टी डाउन हो जाएगी, बिल्डर की प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, बट उसको पेंट तो कराना ही पड़ेगा। हम फैमिली वाले रह रहे हैं, पेंट तो हमें कराना ही पड़ेगा।
नंबर 1 कंपनी एशियन पेंट है और 3-4 कंपनियां हैं जो पूरे इंडिया की पेंट मार्केट को कंट्रोल करती हैं। आप भी अपने घर में पेंट करवाते हो तो 2-3-4-5 कंपनियों से ज्यादा का पेंट आपको अवेलेबल ही नहीं मिलेगा, और मोस्टली एशियन, बर्जर, नेरोलैक, इंडिगो, यही 4-5 मिलेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के जो घरों में रहते हैं, उसमें से जो लोग भी अच्छा पेंट करवा रहे हैं वो इन 4 कंपनियों पर डिपेंडेंट है सिर्फ। अब ये कंपनी में 52% प्रमोटर का है, 47 पब्लिक का है और 17% फॉरेन होल्डिंग है। 3% म्यूचुअल फंड, 5% इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें से 4% एलआईसी ने ले रखा है, हमारा 12% है इंडिविजुअल्स का। समझदार लोग हैं, लगा रखा है, बट स्टिल सबसे ज्यादा स्टेक किसका है? फॉरेनर का। उसके बाद एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में प्रमोटर का स्टेक 8% है। इसलिए है कि बैंकों में प्रमोटर का स्टेक होता ही नहीं, बहुत कम होता है। गवर्नमेंट का होता है या नहीं होता, मोस्टली इंस्टीट्यूशन का स्टेक होता है, जितने भी बैंक हैं हमारे। तो इसके स्टेक पे भी अलग वीडियो लेकर आऊंगा। अगेन कह रहा हूं, मुझे आपके कमेंट्स, आपका इंटरेस्ट चाहिए कि आप कितने ईगर हो लर्न करने के लिए, क्योंकि जिस काम को करना है सीख के करना है। 91% एक्सिस बैंक में पब्लिक का है, जिसमें से 53% फॉरेनर्स के पास है। मतलब एक्सिस बैंक के आधे से ज्यादा शेयर किसके पास हैं? फॉरेनर्स के पास। हमें अपने बैंक में भरोसा नहीं है, फॉरेनर चला रहे हैं हमारा बैंक, कंट्रोलिंग स्टेक उनके पास है। जितनी इनकम आ रही है आधा पैसा फॉरेन इन्वेस्टर लेकर जा रहा है। 21% म्यूचुअल फंड, 4% इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें से आधा एलआईसी के पास, हम लोगों के पास ओनली 5%। हम बैंक में एफडी करा रहे हैं और बैंक वाले उससे कमा रहे हैं, उसकी कमाई को लेकर जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर, क्योंकि शेयर होल्डर कौन है बैंक का? हमने तो फिक्स मिलना है। और बैंक जो लोन बांट रहा है, एक्सिस बैंक को हम एफडी दे रहे हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? उसका होम लोन दे रहा है, कार लोन दे रहा है, बिजनेस लोन दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, उससे कमा रहा है। उससे कमा के हमें तो एक चवन्नी पकड़ा रहा है, हमें तो बस एक वो पीनट पकड़ा देता है। 4-5% एफडी पे, 6% एफडी पे ले जाओ, वी आर हैप्पी, वी आर सेफ। और एक्चुअल में उस बैंक की जो कमाई हो रही है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा फॉरेन इन्वेस्टर लेकर जा रहा है। स्टिल वी आर कि हमारी किस्मत में नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर की किस्मत में है। ऊपर वाले ने लिखा है, हिंदुस्तानी वाले इन्वेस्टर को नहीं कमाने दूंगा, फॉरेन वाले को कमाने दूंगा। अरे निकलो इस सोच से बाहर, माइंडसेट चेंज करो। नहीं बन पाओगे अमीर जब तक ये चेंज नहीं होगा। पैसे को डेड कर रहे हैं हम, राइट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, एलोकेशन नहीं कर रहे हम। दोबारा कह रहा हूं, इंश्योरेंस भी जरूरी है, पीपीएफ भी जरूरी है, पोस्ट ऑफिस भी जरूरी है, म्यूचुअल फंड भी जरूरी है। राइट एलोकेशन करो। और आपने सबसे कम एलोकेशन कर रखी होगी यहां पर, या स्टॉक मार्केट में कर रखी है तो मिड कैप और पेनी स्टॉक ले रखे होंगे जो चलते ही नहीं कभी। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, आपको समझ आ गया होगा। बजाज ऑटो 14% फॉरेनर के पास है, हमारे पास 9% है। बजाज फाइनेंस 21% फॉरेनर्स के पास है, हमारे पास सिर्फ 8% है। बीपीसीएल, हमने बीपीसीएल में पैसा लगा दिया, पेट्रोल पंप हमारा, रिफाइनरी हमारी, और उसमें भी देखो 13% फॉरेनर्स के पास है। भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, सिप्ला, कोल इंडिया। अब मैं बड़ी कंपनियां दिखाता हूं आपको, मैं सीधा विप्रो पे आता हूं। मैंने विप्रो में आपको बताया था 1980 में पब्लिक इशू आया था। 1980 में पब्लिक इशू आया था। अगर किसी ने 10,000 रुपीज लगाए हैं तो आज 1,000 करोड़ से ज्यादा है। मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में ये स्लाइड दिखाई भी है। अब विप्रो में 72% तो अजीम प्रेम जी के पास है। कभी इनका 86% होता था, 96 सॉरी। सेबी जब रूल लाई तो इनको अपना स्टेक बेचना पड़ा। ऑफर फॉर सेल आई ही इसीलिए थी। अब ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। ऑफर फॉर सेल आप समझते हो, एक पब्लिक इशू में कंसेप्ट आती है। वो लाई इसीलिए गई थी कि प्रमोटर अपना शेयर पब्लिक को बेचे। सेबी रूल लेकर आ गई थी कि जो 96% प्रमोटर लेकर बैठा है, 4% पब्लिक के पास है, मैनिपुलेशन बड़ी इजीली हो जाती है। 2000 के टेक बबल के टाइम पर विप्रो का रेट 10,000 हो गया था। उस दिन न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी 2001 जनवरी 2001 या 2000 की बात कर रहा हूं मैं, जब केतन पारेख का स्कैम हुआ था। विप्रो की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज इक्वल टू जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। हमारी एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर हो गई थी। दैट कंपनी वाज विप्रो। 10,000 रुपीज रेट हो गया था,
फिर उसको स्प्लिट किया गया, बोनस आया और नीचे आया। आज भी विप्रो में 9% फॉरेनर्स का है, 8% हमारा है, और इस 8% में भी कौन लोग होंगे? जो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। हम आम जनता इस पर ध्यान नहीं देती बिल्कुल भी। रिलायंस की बात मैं कर ही चुका हूं, पहले भी आपको मैंने दिखाया था। ये देखिए रिलायंस, हमारी टॉप कंपनी है रिलायंस। नेता गाली दे रहे हैं, देने दो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। हम वैसे कमाए ना, हम क्यों नहीं इनसे सोचते हैं? हम 49% पब्लिक के पास है, 50% मुकेश अंबानी के पास है, 22% फॉरनर के पास है रिलायंस में। अब रिलायंस जो भी कमा रहा है, 22% सारी इनकम जा रही है बाहर, और हमारे पास देखो कितने हैं, ओनली 8%, और आम जनता के पास तो सिर्फ 4%, 8% है सिर्फ। टीसीएस सेकंड हमारी बिगेस्ट कंपनी है, 12% फॉरेन इन्वेस्टर के पास। टाटा मोटर 18%, टाटा स्टील 20%। ये एवरेज होल्डिंग है फॉरेन इन्वेस्टर की 23.84%। मतलब निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, हमारी इकोनॉमी के जो राजा हैं, हमारे इकोनॉमी के जो डायमंड कंपनीज हैं, उसमें अराउंड 23.84%, ऑलमोस्ट 1/4 वेल्थ फॉरेनर के हाथ में है, और हम इंडियंस के हाथ में, इंडिविजुअल्स के हाथ में है ओनली 8.62%। ये क्या बताता है? कि हम इंडियंस का माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि हम अपनी कंपनियों में भरोसा नहीं कर रहे, बाहर वाले यहां आकर भरोसा कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, कमा रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। हम नहीं कर रहे। LIC म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स का 9.8% है, दिस इज म्यूचुअल फंड। 7% इंश्योरेंस कंपनीज का है, जिसमें से 5% LIC का है। अब म्यूचुअल फंड और LIC भी पैसा लगा रहे हैं, तो हमारा ही लगा रहे हैं, पर हमें कट के मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा। हम डायरेक्ट 50 कंपनीज में लगाने की क्यों नहीं सोचते? हम क्यों अपने आप को एक कंस्ट्रेंट माइंड के साथ चलते हैं कि नहीं जी, हमें तो सेफ्टी चाहिए। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी। और इन निफ्टी की 50 कंपनियों में अगर हम रिस्क नहीं ले रहे, तो इसका मतलब हम डाउट कर रहे हैं कि देश ही नहीं चलना। अगर ये 50 कंपनियां डूबनी है, तो इंडिया ही डूबेगा, इंडिया ही डिफॉल्टर हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। अगर ये 50 डायमंड्स हमारे डिफॉल्टर होते हैं, ये कंपनियां खराब होती हैं, तो हमें हो सकता है एक दो इनमें से हो जाएं। अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, हम सारी 50 ना लें, कुछ कंपनियां ले लें। हर सेक्टर की हमें यहां पर कंपनी मिल रही है। ITC देखो 43% फॉरेनर का है। ICC बैंक, मजेदार बात, 44% फॉरेन इन्वेस्टर का है। प्रमोटर यहां पर जीरो है। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिसमें प्रमोटर स्टेक अलाउड है, जीरो हो सकता है, क्योंकि बैंक है, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, सारा गवर्नमेंट के पास स्टेक था, उन्होंने बेच दिया। 100 में से 44%, मतलब ICC बैंक जो भी कमा रहा है उसका 44% कौन लेकर जा रहा है? फॉरेन इन्वेस्टर। 23% म्यूचुअल फंड, 12% इंश्योरेंस कंपनीज, जिसमें से 7% LIC और 7% हम लोग लेकर बैठे हैं सिर्फ। हिंदुस्तान लीवर 13%, और मैं आपको हाई फॉरेन होल्डिंग HDFC बैंक 48% शेयर होल्डिंग फॉरेनर्स के पास है, 48%। सारा बैंकिंग सिस्टम का पैसा ये कमा रहे हैं। सिप्ला 43, और बड़ी कंपनी 30%। हिंडाल्को जैसी कंपनी में भी 30% स्टेक फॉरेनर्स का है। इन्फोसिस में 33% फॉरेनर्स का है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 39%, पावर ग्रिड 32%, टेक महिंद्रा 26%, UPL 37%। मतलब ये लोग वेल रिसर्च टीम के साथ यहां आते हैं, दे फाइंड कंपनीज फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, फॉर बेस्ट रिटर्न्स। व्हेन दे हैव बिलीव इन दीज कंपनीज, व्हाई डोंट वी बिलीव? क्वेश्चन मार्क यहां है। हम क्यों इधर उधर भागते हैं? हाँ, अभी मार्केट तेज है, करेक्शन की वेट कीजिए। हमेशा इन कंपनियों में तो आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। और मैं अब अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा कि अगर हम निफ्टी 50 की सारी कंपनियां ले लें तो बेटर, और अगर हम ना लें, निफ्टी 20 ले लें, या किसी म्यूचुअल फंड का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लें, ऐसा भी पॉसिबल है।
बट सबसे बेस्ट तो है आप 50 कंपनियों में पैसा लगाओ डायरेक्ट, बोनस भी आपके पास आएगा, डिविडेंड भी आपके पास आएगा। म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो वो सारा वहां जा रहा है, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, वो खुशी नहीं होती। और इसमें से कई कंपनियां टीसीएस, रिलायंस, विप्रो, बोनस दे देकर ही तो हमें अमीर बनाया है, इन्होंने बोनस से ही तो बनाया है हमें। तो हम इस रियल वेल्थ का कैसे फायदा उठाएं, इस पर एक और वीडियो लेकर आऊंगा। रूट, हाउ टू एंटर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इफ वी आर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन दीज 50 कंपनीज, इट इज डायरेक्ट रूट। If we do not have time, do not have knowledge, we can go through the indirect route. We can put money with others to invest in these companies, like mutual funds, index funds, Nifty 20 जो स्टॉक एक्सचेंज पे डील होती हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। आपके कमेंट्स की मैं वेट करूंगा, कैसी लगी है वीडियो। इसके आगे मैं फर्दर और स्टडीज इसी तरह की आपको लेकर आऊंगा। आज की वीडियो की मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, वेल्थ क्रिएशन रियल करनी है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का एलोकेशन राइट करना पड़ेगा। आपको स्टॉक मार्केट में अपना एलोकेशन अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स इन्वेस्टमेंट सिस्टम से हटना पड़ेगा। LIC जरूरी है, FD जरूरी है, PPF जरूरी है, बट एक लिमिट तक। अगर हम ज्यादा पैसा वहां रख रहे हैं तो हम अपने पैसे को मार रहे हैं, उसको बीमार कर रहे हैं हम। अगर हमें अपने पैसे को हेल्दी बनाना है तो रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा, और अगर हम अच्छी कंपनियों में लेंगे तो कभी खराब नहीं जाएगा। जब ये समझदार लोग पैसा लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगा रहे? दे हैव वेल रिसर्च टीम्स। जब उन्होंने ये ढूंढ लिया तो हमें तो कुछ नहीं करना, निफ्टी 50 की कंपनी ढूंढनी है और लगाना पैसा, राइट टाइम की वेट करनी है बस। ठीक है जी, तो माय बेस्ट विशेस फॉर द जर्नी टुवर्ड्स वेल्थ अचीवमेंट, टुवर्ड्स अचीवमेंट आवर गोल्स। Thank you. Bye bye. All the best.